गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं ब्रजेश कुमार, बायोलॉजी लेक्चरर, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एनिमल किंगडम वाले लेसन को आरंभ किया था और उसमें इंट्रोडक्शन बताया था। उसके पश्चात बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के आधार बताए थे और उस वर्गीकरण के आधार में मैंने पहला पॉइंट कोशिकाओं की संख्या के आधार पर बताया था, जिसमें प्रोटोजोआ और मेटाजोआ दो उपजगत बताए थे। प्रोटोजोआ में मैंने एग्जाम्पल दिया था अमीबा का और पैरामीशियम का, और मेटाजोआ के अंदर मैंने कहा था कि जो पॉरीफेरा से लेकर ऊपर मानव समूह तक जितने भी फाइलम या जंतु आते हैं वो सारे बहुकोशिकीय होते हैं। मेटाजोआ के अंतर्गत बहुकोशिकीय जीवों को रखा जाता है और प्रोटोजोआ के अंतर्गत एक कोशिकीय जीवों को रखा जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए जो दूसरा पार्ट है, बेसिस है या आधार है वर्गीकरण का, वो क्या है। दूसरा जो इसमें वर्गीकरण का आधार है, इसको हम कह रहे होते हैं संगठन के स्तर के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, शरीर संगठन के स्तर के आधार पर। इसमें देखिए जो जीवों का समूह होता है उसे 4 भागों में बांट दिया जाता है। संगठन के स्तर के आधार पर जीवों के समूह को या प्राणियों के समूह को कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में। अर्थात इसमें प्राणी या जंतु हो या जंतु समूह को कितने भागों में बांटोगे? 4 भागों में बांटा जाता है। 4 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, कितने भागों में बांट दिए? 4 भागों में, शारीरिक संगठन के आधार पर। जिसमें देखिए जो पहला पार्ट आता है या पहला भाग आता है उसको हम कह रहे होते हैं जीव द्रव्य स्तर। जीव द्रव्य स्तर, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। जीव द्रव्य स्तर का मतलब ये होता है कि जो ये समूह होता है इसमें जीवों के शरीर का या जंतुओं के शरीर का जो शारीरिक संगठन होता है वो जीव द्रव्य स्तर का होता है। जीव द्रव्य से बना होता है। किससे बना होता है? जीव द्रव्य से बना होता है। जीव द्रव्य स्तर का होता है और इन जंतुओं के समूह में श्रम विभाजन नहीं पाया जाता, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती है, श्रम विभाजन नहीं होता है। और इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पर किसको रखते हैं? प्रोटोजोआ को। ठीक है, जो एक कोशिकीय जंतु होते हैं उनकी जो शरीर का संगठन है वो जीव द्रव्य स्तर का होता है। अर्थात हम क्या बोलेंगे? इनमें जंतुओं के शरीर का संगठन जीव
द्रव्य स्तर का होता है। साथ में हम बता रहे होते हैं इनमें श्रम विभाजन नहीं होता, इनमें श्रम विभाजन नहीं पाया जाता। नहीं पाया जाता, ठीक है। अर्थात इसमें जो जीव हैं उनका शरीर किससे बना होगा? जीव द्रव्य से। शारीरिक संगठन किस स्तर का होगा? जीव द्रव्य स्तर का। अर्थात पूरा शरीर एक जीव द्रव्य की बूंद के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। इसमें हम नाम यहाँ पर एग्जाम्पल में दे सकते हैं। उदाहरण में प्रोटोजोअन्स, ठीक है। आप चाहो तो वापस यहाँ पर अमीबा का नाम लिख सकते हो, पैरामीशियम का नाम लिख सकते हो, वैलेंटिडियम का नाम लिख सकते हो, ओपेलाइन का नाम लिख सकते हो, ठीक है ना। एंट अमीबा का नाम लिख सकते हो। अब देखिए इसके बाद में दूसरा यहाँ पर जो पार्ट है, क्योंकि अभी संगठन के आधार पर आपने 4 भागों में बांटा है, दूसरा यहाँ पर जो भाग आता है, पार्ट आता है, उसको हम कह रहे होते हैं कोशिकीय स्तर। कोशिकीय स्तर, इसको कहा जाता है सेलुलर लेवल, ठीक है। क्या बोलेंगे? सेलुलर लेवल। अर्थात इस समूह के जंतुओं में जो उनका शरीर होता है वह शरीर कोशिकाओं की समृद्धि के रूप में पाया जाता है, लेकिन कोशिकाएं बिखरी हुई अवस्था में होती हैं, स्कैटर्ड रूप में होती हैं। वो कोशिकाएं वहां पर समूह नहीं बना रही होती हैं और इनमें भी श्रम विभाजन नहीं पाया जाता है या फिर अल्प विकसित प्रकार का श्रम विभाजन हो सकता है, ठीक है ना। अर्थात इसमें क्या बताओगे? इनमें जंतुओं का शरीर कोशिकाओं द्वारा बना होता है, जो समृद्धि रूप में पाई जाती हैं, समृद्धि रूप में पाई जाती हैं, ठीक है। समृद्धि का मतलब वैसे साथ साथ है लेकिन बिखरी हुई अवस्था में होती हैं। और इनमें भी क्या होता है? इनमें भी श्रम विभाजन नहीं पाया जाता, ठीक है। इसमें हम उदाहरण देते हैं, जिसमें आप संघ के रूप में पॉरीफेरा लिख सकते हो, और अगर ये नहीं लिखना चाहो तो दूसरा नाम यहाँ पर स्पंज लिख सकते हो, और अगर ये भी नहीं आपको याद रहता तो साइकिल लिख सकते हो, ल्यूकोसोलेनिया, ल्यूकोसोलेनिया, ये सारे एनिमल के नाम दे सकते हो,
ठीक है। तो पहला यहाँ पर 4 है, उनमें जीवद्रव्य स्तर हो गया, दूसरा क्या हो गया, कोशिकीय स्तर। अब देखिए जो तीसरा यहाँ पर पार्ट है या भाग है वो क्या बताओगे? कोशिका के बाद लेते हैं ऊतक स्तर। कौन सा स्तर? ऊतकीय स्तर। ठीक, क्या बताओगे इनमें? इन जंतुओं में ऊतक निर्माण प्रारंभ हो जाता है। इन जंतुओं में ऊतक निर्माण आरंभ हो जाता है। ठीक है, ऊतक अर्थात किसको कहेंगे? अर्थात रचना एवं कार्य में समान कोशिकीय समूह ऊतक कहलाते हैं। ठीक है, अर्थात ऐसी कोशिकाएं जो रचना और कार्य में लगभग समान होती हैं और ग्रुप बना लेती, समूह बना लेती हैं, उसी को हम क्या कहना शुरू कर देते हैं? ऊतक या टिश्यू। इसमें हम उदाहरण यहां पर बता सकते हैं। या तो यहां पर किसका नाम दे दें? सीलेंट्रेटा। ये पूरा का पूरा एक संघ या समूह हो जाता है। या जंतु के रूप में नाम लिखना चाहो तो यहाँ पर आप नाम दे सकते हो हाइड्रा का, यहाँ पर नाम दे सकते हो जेलीफिश। ठीक है, इसके पश्चात देखिए कौन सा पार्ट बच गया? चौथा, 4 पार्ट। इस 4 पार्ट में हम कह रहे होते हैं अंग तंत्र स्तर। ठीक है, अब देखिए जो ऊतक होते हैं वो मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? अंग का। और अंग मिलकर के किसको बनाते हैं? तंत्रों को बना लेते हैं। ठीक है, किसको बना रहे होते हैं? तंत्र को बना रहे होते हैं। और जब तंत्र बन जाता है तो शरीर, संपूर्ण शरीर बन जाता है। जो एनिमल होता है उसका संपूर्ण शरीर वहां पर क्रिएट हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं इन जंतुओं के समूह में ऊतक द्वारा अंग निर्माण किए जाते हैं। क्या बना लिए जाते हैं? अंग निर्माण किए जाते हैं। ठीक है, और अंग क्या बनाएंगे फिर? अंग मिलकर अंग तंत्र बना लेते हैं। ठीक है,
अब देखिए इन जंतुओं में शारीरिक जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं, जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे पूर्ण आहार नाल या अपूर्ण आहार नाल, इसी प्रकार खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र अथवा बंद परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ठीक है। अर्थात जब ऊतक अंग बनाने लगते हैं तो अंग सारे मिलते हैं, उनसे क्या बन जाता है, अंग तंत्र बन जाता है। और जब अंग तंत्र सारे इकट्ठे हो जाते हैं, एकत्र हो जाते हैं, तो एक संपूर्ण शरीर की संरचना बन जाती है। तो इसलिए जो शरीर होता है वह शरीर अंग और अंग तंत्र इस तरह का हो जाता है। ऐसे शरीर में जटिलताएं होती हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बन जाती हैं। अर्थात ऐसे जंतुओं में जो पाचन तंत्र है वो कंप्लीट भी हो सकता है, इनकम्प्लीट भी हो सकता है। अर्थात बहुत सारे एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें मुख तो होता है लेकिन गुदा नहीं पाई जाती। कंप्लीट आहार नाल का मतलब है वह आहार नाल जो मुख से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है, उसे हम पूर्ण आहार नाल कह रहे होते हैं। और वे जंतु जिनमें आहार नाल में मुख तो होता है, गुदा नहीं पाई जाती, अर्थात गुदा ही किसका काम कर रही होती है, मुख का काम कर रही होती है। वो मुख ही किसका काम कर रहा होता है, गुदा का, इसलिए हम उसको अपूर्ण आहार नाल कह सकते हैं। इसी प्रकार से इनमें खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र हो सकता है अथवा बंद परिसंचरण तंत्र हो सकता है। और इसमें जो हम उदाहरण देते हैं वो उदाहरण कहाँ से लिख सकते हो, इन उदाहरण को हम प्लेटी हेलमिन्थ से लेकर के प्लेटी हेलमिन्थीस से लेकर सभी अकशेरुकी एवं सभी कशेरुकी समूह, ठीक है ना। कशेरुकी का मतलब होता है जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, अकशेरुकी का मतलब होता है जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, ठीक है। अब देखिए चारों के चारों कंप्लीट हो गए। अब चार के बाद में देखिए तीसरा हम आधार वर्गीकरण का लेते हैं। कौन सा आधार आएगा, देखो पहला कोशिकीय स्तर के आधार पर, दूसरा संघन के स्तर के आधार पर। अब देखिए ये तीसरा होता है जिसको हम कह रहे होते हैं सममिति के आधार पर। सममिति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है।
सममिति के आधार पर हम जंतुओं को 3 वर्गों में बांटते हैं। कितने वर्गों में बांटते हैं? 3। किसके आधार पर? सममिति के आधार पर। सममिति के आधार पर जंतुओं को 3 समूह या भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने? 3। अब देखिए इसमें 3 में जो पहला पार्ट आता है उस पहले पार्ट को हम कह रहे होते हैं असममित। असममित इसको कहा जाता है एसिमेट्री। अब आप कहेंगे एसिमेट्री का मतलब क्या है? एसिमेट्री का मतलब होता है कि यदि हम किसी जंतु को किसी भी अक्ष से 2 बराबर भागों में नहीं बांटें, अगर हम किसी भी जंतु को किसी भी अक्ष या तल या प्लेन से 2 बराबर भागों में नहीं बांट पाते हैं, किसी जंतु को अगर हम 2 भागों में बांट रहे हैं और वो किसी भी अक्ष से 2 भागों में आपने काट दिया, अगर उस जंतु के 2 बराबर भाग नहीं बनते, तब हम वहां पर जो सिमेट्री बता रहे होते हैं वो कौन सी होती है? एसिमेट्री होती है। अर्थात ऐसे जंतु क्या होते हैं? असममिति कहलाते हैं। ठीक है ना? क्या बताओगे? यदि हम किसी जंतु या ऐसा जंतु समूह जिन्हें किसी भी अक्ष या तल से काटने पर वो 2 बराबर भागों में नहीं बंटते, तो ऐसे जंतु असममित कहलाते हैं। अर्थात ऐसी जो सिमेट्री है वो क्या कहला रही होती है? असममित। ठीक है ना? क्या बताओगे? जब जंतुओं को, या जंतु लिख दीजिए, जंतु को किसी अक्ष या तल का मतलब है सतह से काटा जाता है और तब वह 2 बराबर भागों में नहीं बंटता, इसी को असममित कह देते हैं। क्या बोलेंगे इसको? असममित। ठीक है, इसमें हम उदाहरण दे सकते हैं स्पंज का। किसका नाम लिख सकते हो? स्पंज। और दूसरा नाम अगर देना चाहो तो आप दे सकते हो अमीबा का। किसका? अमीबा का। अब देखिए ये दोनों मैंने जो जंतु बताए, आपने अमीबा देखा होगा। अमीबा देखिए इस तरह से होता है ये। ठीक है, अगर आप इसको यहां से बीच में से बीच काटना चाहें तो ये कभी भी 2 बराबर भाग में नहीं बंटता है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? एसिमेट्री। ऐसे ही जो स्पंज होते हैं उनको भी अगर हम किसी भी तल से 2 बराबर भागों में काटना चाहें तो वो 2 बराबर भागों में नहीं कट पाते हैं,
इसलिए ये क्या कहलाएगी, एसिमेट्री। ठीक है ना। इसके बाद दूसरी आती है रेडियल सिमेट्री। रेडियल को हम कह रहे होते हैं आरीय सममिति। क्या कह रहे होते हैं, आरीय सममिति। आरीय सममिति, अंग्रेजी में उसको कहा जाता है रेडियल सिमेट्री। ठीक है। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि जो जंतु होते हैं उन जंतुओं का शरीर या तो छाताकार होता है या तस्तरी के आकार का होता है या घंटी के आकार का होता है, और उसमें दो सतह पाई जाती हैं। जिस सतह पर मुख होता है उसे मुखीय सतह कह देते हैं, और जिस पर गुदा होती है उसे अपमुखीय सतह कह देते हैं, ऑरल सरफेस और एबोरल सरफेस। ठीक है। जब हम इनको किसी भी तल से काटने का काम कर रहे होते हैं तो उसके केंद्र वाले भाग से गुजरती हुई काल्पनिक रेखा उसे दो बराबर भागों में बांट देती है। इसी को हम क्या कह रहे होते हैं, आरीय सममिति। ठीक है। लिखिए, इसमें जंतु छाताकार या तस्तरी के आकार के या घंटी के आकार के होते हैं, आकार के होते हैं। ठीक है। इनमें मुख वाली सतह को मुखीय सतह तथा गोदा वाली सतह को गोदा वाली सतह को अपमुखीय सतह कह देते हैं। अपमुखीय सतह कह देते हैं। ठीक है। अब देखिए, ऐसे जंतुओं को जब उनके केंद्रीय वाले भाग से रेखा द्वारा दो भागों में बराबर बांट दिया जाता है, तब हम इसको क्या कह रहे होते हैं, आरीय सममिति कह रहे होते हैं। ठीक है ना। ऐसे जंतुओं को किसी तल से काटने पर दो बराबर भाग बन जाते हैं। इसे आरीय सममिति कह देते हैं। इसी को आरीय सममिति कहते हैं। ठीक है। इसमें एग्जाम्पल में चाहो तो नेडेरिया नाम दे सकते हो,
टीनोफोरा, या फिर तारा मछली, जिसको हम इकाइनोडर्मेट्स लिख सकते हैं, इकाइनोडर्मेट्स। ठीक है, क्या लिखा जा सकता है, इकाइनोडर्मेट्स, या फिर हम कह सकते हैं इनको क्या, तारा मछली। अब देखिए यहां पर एक चीज होती है, आप नोट कर सकते हैं, यहां पर हम एक बात कह रहे होते हैं कि जो तारा मछली का लार्वा होता है बाइपिंडेरिया, उसमें तो ये रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, उसमें तो आप चाहोगे तो क्या कह दोगे, द्विपार सममिति कह दोगे। लेकिन जो इसका एडल्ट होता है तारा मछली, उसमें पंच आर्य सममिति पाई जाती है। कैसी सममिति, पंच आर्य सममिति। ठीक है, तो पहला असम्मित हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, आर्य सममिति, और तीसरा इसका जो पार्ट होता है उसको हम कह रहे होते हैं द्विपार्श्व सममिति। क्या कह रहे होते हैं, द्विपार्श्व सममिति। ठीक है, इसी का थर्ड पार्ट, द्विपार्श्व सममिति, इसको कह रहे होते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। इसमें क्या होता है, जब किसी जंतु को, इसमें ऐसा जंतु समूह आता है जिसमें हम उस जंतु को उसके मध्य अक्ष वाले भाग से अगर काटें तो उसमें दो बराबर भाग बन जाते हैं। इसे हम क्या कह रहे होते हैं, द्विपार्श्व सममिति कह रहे होते हैं। ठीक है, क्या बोलोगे इसमें, जब जंतुओं को उनके मध्य अक्ष वाले भाग से काटा जाता है, तब दो बराबर भाग प्राप्त होते हैं। इसी को पार्श्व सममिति कह देते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्व सममिति। ठीक है, इसमें उदाहरण में आप क्या लिख सकते हो, इसमें देखिए एनीलिटर, जिसमें आपने नाम सुना होगा केंचुआ का, आर्थ्रोपोडा, ये जो कीट वगैरह होते हैं, मक्खियां, मॉलस्का, जिसमें आपने पढ़ा होगा पायला होता है, सीप होती है, शंख वगैरह। ठीक है, और इसके बाद इसमें अगर आप चाहो तो हेमिकॉर्डेटा और फिर कॉर्डेटा। ठीक है, और ये सारे भूल जाओ तो हम अपना नाम लिख सकते हैं मानव का, मनुष्य का। हमारे अंदर तीन सतह होती है,
एक सतह होती है ये आधार सतह होती है, पीछे वाली सतह को पृष्ठ कह रहे होते हैं, और ये वाली सतह पार्श्व सतह होती है। कितनी पार्श्व वाले भाग होते हैं? दो होते हैं ना, एक तो ये पार्श्व सतह और ये एक लेटरल पार्श्व सतह, तो दो हो गई ना, इसीलिए इसको हम बाईलेटरल साइड कह रहे होते हैं। अगर यहाँ मानव को बिल्कुल बीचों बीच मध्य अक्ष से आप काटे तो दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा ना, और दोनों जो पार्ट होंगे उनमें भी क्या होगा, दो पार्श्व सतह बन जाएंगी। इसीलिए इस प्रकार की जो सममिति होती है उसको हम बाईलेटरल सिमेट्री या द्विपार्श्व सममिति कह देते हैं। ठीक है, ओके।